हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? यस सर। कहाँ तक हुआ था बताइए। तो ऑक्सिया से जब सल्फर कर रहे थे हमने वो भी कर लिया था, थायोनिक एसिड सीरीज कर लिया था, और आपने लास्ट टॉपिक दिया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, उसमें हमने हेक्साफ्लोराइड, टेट्राहेड्राइड, डाइहेड्राइड और मोनोहेड्राइड लिख लिया था। अच्छा चलिए, तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी, ये जो मैंने लिखा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, उसमें एक बात आई थी कि हैलाइड बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं हेक्साफ्लोराइड और टेट्राहेड्राइड, तीसरा था डाइहैलाइड, चौथा था मोनोहेड्राइड। यहाँ तक पढ़ाया था, बताइए। यस सर, यही तो कराया था। अच्छा, मार्क्स में लिखिए पहले। among the hexahalide only hexafluoride is possible। हेक्सा में सिर्फ हेक्साफ्लोराइड, बाकी में हाइलाइट वगैरह है, कोई भी हाइलाइट हो सकता है, लेकिन हेक्सा में सिर्फ हेक्साफ्लोराइड ही पॉसिबल है। पहली बात मतलब ये इसका हुआ। अगर एग्जामिनर अगर आपसे पूछे SF6 is possible, but SCl6, SBr6, Si6 is not possible। मतलब ये हुआ कि हेक्सा में सिर्फ फ्लोरीन के साथ नॉट पॉसिबल, तो हेक्सा में सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉसिबल। या यस सर, लिख लिया। सिया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका रीजन ये है, उसी के पीछे लिखिएगा, more oxidizing power and higher negativity of fluorine। क्या करेगा? It can oxidize the sulfur मैक्सिमम, ये पूरी तरह इससे पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसलिए SF6 पॉसिबल। बट oxidizing fluorine has oxidizing power, can't oxidize the sulfur maximum oxidation state fluorine, और दूसरी बात स्टेरिक हिंड्रेंस की होगा, रुकावट पॉल्यूशन पैटर्निंग as well as still repulsion। इसके कहा गया कि हेक्सा हैलाइड में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही पॉसिबल है, हेक्सा फ्लोराइड ही पॉसिबल है। समझ में बात आई? यस सर, लिख लिया सर। हाँ, अफान ये पहला है स्क्रीनशॉट लेने अफान। अरे अनुष्का, पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
चलिए अनुष्का, यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये हुआ, मैं समझा भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये है कि हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कर रहे हैं। ग्रुप 16 हाइड्रोजन 4 बनाता है, हेक्साफ्लोराइड, टेट्राहैलाइड, डाइहैलाइड, मोनोहैलाइड। जहां पर हेक्साफ्लोराइड लिखा हुआ है, हेक्साहैलाइड नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कि अमंग द हेक्साहैलाइड ओनली हेक्साफ्लोराइड इज पॉसिबल। मतलब आपसे पूछेगा केमिस्ट्री में SF6 पॉसिबल होता है, HCl6, SBr6, Si6 पॉसिबल नहीं होता। वही लिखाया गया कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि फ्लोरीन जिसके साथ रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा मैक्सिमम तक, इसलिए SF6 पॉसिबल है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, इसलिए मैक्सिमम तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए। अब गौर से सुनिए अच्छे से। ग्रुप 15 में अब ये भी मैं लिखा देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड में दिस इज इंपॉर्टेंट, SF6 है, SeF6 भी बनाएगा और EF6 भी बनाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, समझा, ये स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड के बीच का बॉन्ड है, समझा कि नहीं। तो साइज बढ़ेगा, ये मोर स्टेबल है, सब हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, लेकिन SF6 का मोर स्टेबल। तो लिख लिया सारे लोग, लिख लीजिए जल्दी से। यस सर, लिख लिया। अब आइए, ग्रुप 15 में मैंने हाइड्रोलिसिस की कंडीशन आपको समझाया था। ये हाइड्रोलिसिस के लिए वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था देयर शुड बी लेस स्टेरिक क्राउड, सो दैट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। SF6 is not hydrolyzed. Simple, due to steric reason. भीड़ है, लेकिन नहीं, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सल्फर is strictly crowded by 6 fluorine atom. तो वाटर को जगह ही नहीं मिलती है कि वो अटैक करे, जबकि सल्फर प्लस वैकेंट दी जाए। आपसे अगर एजर्शन रीजन का पूछेगा SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, तो आप कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक रीजन। समझ बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो यस। हाँ, SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बाकी हाइलाइट हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, डाई हाइलाइट हो जाएगा, टेट्रा हाइलाइट हो जाएगा, लेकिन SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू स्टेरिक रीजन। क्या सारे लोग? यस सर, डन सर। सब लोग लिख रहे हैं? सब लोग हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब इस पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखें, SF6 SeF6 EF6 और से सुनिए। अब बताइए साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है? यस सर। इसकी मिसाल वही लीजिए कि आपके पास कार पार्किंग है, सब में 6 कार पार्किंग है, 6 कार है, और कार को आप फ्लोरिंग समझिए। तो भाई 6 कार इसमें होना बहुत ही मुश्किल है। अब कार, आप पार्किंग की साइज बढ़ रही है और पार्किंग की साइज बढ़ रही है,
साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। अब ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इसमें भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, दिस इज इम्पोर्टेंट नाइन, हाइड्रोलिसिस इसका ज्यादा होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कंटेक्स, यहाँ पर स्टेरिक रीजन नहीं लगा देंगे क्योंकि स्टेरिक रीजन पे ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। सो तो साइज बढ़ गई, 6 कार, इसमें भी 6 कार सिमिलर साइज की कार लगी हुई है, इन कार पार्किंग की साइज बढ़ गई तो हाइड्रोलिसिस कैन टेक प्लेस। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? सिर्फ SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और यहाँ पर रेट लिखने का ये मतलब नहीं कि सबसे कम इसका हाइड्रोलिसिस, नहीं, रेट का क्वेश्चन है तो ऑर्डर तो लिखना ही है, मतलब रेट तो दूर की बात नहीं, इसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता। हाँ, रेट कहेगा तो हम तो ऑर्डर लिखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कह देना है कि SF6 का रेट कम है। रेट कम का मतलब हो गया कि हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, लेकिन SF6 का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तीनों देके अगर रेट पूछा जाए तो ऑब्वियसली TF6 का ज्यादा है, समझा कि नहीं? लेकिन यहाँ कम का ये मतलब नहीं है कि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए याद रखिए हेक्साफ्लोराइड में SF6 का ही हाइड्रोलिसिस नहीं होगा स्टेरिक रीजन की वजह से, लेकिन बाकियों का होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। डन सर। सर आपने हाइड्रोलिसिस के साथ क्या लिखा हुआ है SF6 के, SEF6 के नीचे? हाँ, ये यस सर। हाइड्रोलिसिस कैन टेक प्लेस। ओके सर, इन डन दोनों का, सर। हाँ, इन दोनों का हो जाएगा। इसका साइज बढ़ेगा तो वाटर को अटैक करने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। गुड। अब आइए कि हाइड्रोलिसिस के बाद और से सुनिएगा, ये सब पढ़ा है आपको, लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए। sp3 एंगल जो होती है वो 90 डिग्री। प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। डन सर। ये शिरीन सिसोदिया कब आई? हेलो साइंटिस्ट, अभी आई हैं, वेरी गुड। आप लेट से बहुत आती हैं। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लें जल्दी फटाफट प्लीज। हो गया? यस सर। सेकंड स्लाइड। हो गया? यस सर।
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। देखिए हैलाइड तो सबके साथ है, क्लोराइड के साथ भी है, क्लोराइड के साथ भी है, ब्रोमाइड के साथ भी है, तो आयोडाइड। क्लोराइड की स्टेबिलिटी ज्यादा, ये सब क्वेश्चन सब पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड ऑफ ग्रुप 16, ये हैलाइड की स्टेबिलिटी बताइए, तो क्लोराइड के साथ ये है। आयोडाइन की साइज बड़ी है ना, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब आइए among the tetrahalide SF4 जो होता है वो गैस होता है, SeF4 is liquid but TeF4 is solid। क्या आपको मालूम है वंडर मोलिकुलर वेट बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, मालूम है ना सबको? हाँ या ना? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Any problem? No, sir. Monohalide of the group 16 is dimeric in nature। डाइमर का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। So binary नीचे में प्रोडक्ट होता है, so दो S2 डबल हो जाना, हाँ वेरी गुड, डबल हो जाना। क्यों हो जाता है? ज्यादा स्टेबिलिटी की। ये सब जो होता है मोनोहालाइड है, Sep दिया है, and undergoes disproportionation reaction। डाइमर होता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपने तो बताया। Done, sir. अब देखिए इस चैप्टर में पहली रिएक्शन है, ऑब्वियसली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास ध्यान देंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रिएक्शन है +4 है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो रिडक्शन, इसीलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो याद रखिए ग्रुप 16 के हैलाइड मोनोहालाइड तो है, मोनोहालाइड में उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए ये डायमराइज होकर H2F2 में कन्वर्ट हो, इसलिए मोनोहालाइड कहा गया। स्टेबिलिटी की वजह से आपको डायमराइज होगा। तो एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. No, Done, sir. sir. और ये डायमर होके क्या दे देगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये पूरी बातें ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, हाइड्राइड सारा कंसेप्ट वही था। देखिए पूरे चैप्टर में 16 में आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 14 के अलावा एक्स्ट्रा था, बाकी सारी बातें वही रिपीट हुई हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब आइए सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। अब टॉपिक डालिए, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 सबसे पहला है
जैसे वहां डाई नाइट्रोजन पढ़ा था, डाई ऑक्सीजन। तो बहुत आसान, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, बाय हीटिंग ऑफ KMnO4, KClO3 एंड KNO3, ये तीनों को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस बनेगी। डन सर। अनुष्का, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। देखिए सिर्फ KMnO4 का इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। KMnO4 को हीट करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, दिस इज फॉर मैग्नेट, और MnO2 बनता है और O2 बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, KClO3 तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सब आसान है। KCl है प्लस OCl, KNO3 है, हीट करेंगे KNO2 बनेगा प्लस। पहला यही है कि इन तीनों को हीट करने पर बनता है। डन सर। सेकंड प्रिपरेशन जो होता है बाय हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ, ये तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज छापा याद है ना, छापा बताया था ना आपने। यस सर। Ag2O को हीट करेंगे, ये लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। इसका रीजन यही है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी से ऑक्सीजन दे देंगे, प्लस हो। लेस रिएक्टिव Li2O को हीट करेंगे केमिस्ट्री में तो कभी वो ऑक्सीजन नहीं करेंगे, ब्रेक ही नहीं होगा। तो लेस रिएक्टिव के मेटल ऑक्साइड जो होते हैं तो जल्दी से डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस देते हैं। डन सर। डन सर। सर नीचे वाले में एक 2Hg पर भी हाँ, लगी। वो कर दीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा जो है या पर भी चुके हुए by the heating of higher oxide का मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, ये सब पूरी रिएक्शन जो जैसे Pb3O4 है, उसको आप हीट करेंगे तो PbO प्लस PbO2 है, इसको हीट करेंगे O प्लस, ये तो बहुत ही मशहूर है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको हीट करेंगे H2 प्लस। ये पूरी प्रिपरेशन हुई O2 की, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट इसके मीटिंग को प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। हर दिन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना आप लोग, सब लोग? यस इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। हाँ, यस सर। हाँ, बी ब्लॉक और तुरैया आपको बताएगा, तो भेज दूंगा। इंसिया, जुवेरिया, चारों लेक्चर देखते रहिए ऑर्गेनिक का। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज में इस संडे को मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था, 2 संडे लगातार ग्रुप 15 का डाउट हो रहा है,
तो आप मैं निष्कर्ष सर से मैनेजमेंट से संडे का डिस्कशन क्लास देख लीजिएगा, ग्रुप 15 का क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस गैस होता है, और इसी सब पे क्वेश्चन सब भी कराया गया, कलरलेस गैस सब पे, और अदरलेस भी है। और दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन reacts with most of matter and non-matter to form oxide, except noble matter. प्लेटिनम और गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता। केमिस्ट्री ये भी लेस रिएक्टिव है, छापा में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। प्लेटिनम गोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं किया था, और प्लेटिनम Au ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, लिख लिया सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें हैं। असल आपको ये हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO इसकी मेथड ऑफ डेरिवेशन सबसे आसान है। सल्फर का कंबशन होता है, तो ये सब जानते हैं, SO2 पहला मेथड। और दूसरा मेथड इंपॉर्टेंट है कि फेरस सल्फाइड O2 के साथ हीट करते हैं, Fe2O3 और O2। ये दो मेथड ऑफ डेरिवेशन। साइंटिस्ट यस सर। सर ये तो हम सल्फर डाइऑक्साइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो Fe2O3 बन रहा है नीचे वाले में। सर एस नहीं, यस सर। ये सारे लोग हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज पर आपको बताया गया था। देखिए सबसे पहली बात, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, बताइए ये एसिडिक गैस है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो पहली बात। दूसरी बात, पोलर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट होगा तो पोलर गैस है। तीसरी बात, गौर से सुनिएगा, कलरलेस गैस है। चौथी बात, दिस इज इम्पोर्टेंट, पंजेंट। देखिए इससे पहले पंजेंट स्मेल किसने था? अमोनिया में, याद आया? Yes, sir. हाँ, पंजेंट स्मेल में। और कहीं कहीं तो किसी बुक में ये भी लिखा रहता है, बर्न्स विद सल्फर एसिड, और जलता है तो सल्फर स्मेल के साथ, उसी को पंजेंट स्मेल भी कहते हैं। कहीं कहीं तो ये पंजेंट स्मेल खास याद है। समझ में बात आ रही है हाँ या ना? Yes, sir. हाईली पोलर में डिसॉल्व होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। चलिए नीचे साइड। Reducing as well as oxidizing, intermediate oxidation is reducing as well as oxidizing agent भी है। Do you understand everyone? Yes, sir. इसके कॉम्बिनेशन को पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पंजेंट इसमें दो है, एक अमोनिया और एक सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़े, जल्दी बढ़े। Yes, sir. Done. ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो होती है,
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज इम्पोर्टेंट, इसके रिएक्शन को कैसे याद रखिएगा प्लीज। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो आपको ये याद रखना है ये सल्फेट में कन्वर्ट होगा। जैसे नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता था आपको मालूम था NO2 में जाएगा, सिमिलरली डाइल्यूट HNO3 NO में जाएगा, याद है सबको? यस सर। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो सल्फेट में जाएगा। अब यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितने 2 ऑक्सीजन की कमी है तो जिधर कमी है 2 वाटर ऐड कीजिए और इधर 4H+। अब इसको रटना नहीं है। अब देखिए इसको क्या याद रखना है, पहला इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फेरिक टू फेरस। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग होता तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्या करता है, तो रिएक्शन दे देगा SO2 E+3 H+ मीडियम, कहेगा बताओ प्रोडक्ट बनाओ। आप क्या कीजिएगा, देखिए कैसे बनाइए। सल्फर डाइऑक्साइड है, आपको फेरिक दिया हुआ है, तो झट से समझ में आना चाहिए। सर ने कहा था कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, सल्फर डाइऑक्साइड देमसेल्फ SO4 में कन्वर्ट होगा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट होगा। अब याद रखिए इसमें हीट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं कर सकते, n फैक्टर ही आना चाहिए, +4 +6 n फैक्टर 2 +3 से +2 n फैक्टर 1, इसकी टोपी उसके सर 1 और इसको 2 से, तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी 2 वाटर, इधर 4H+। बोले याद करने आया, सबको समझ में आया रिएक्शन कैसे याद रखना है, जल्दी बोलें। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Then, sir. डन सर। अब आइए इसकी दूसरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। देखिए लैंग्वेज को बस याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस द फेरिक टू फेरस, सल्फर डाइऑक्साइड देमसेल्फ सल्फेट में कन्वर्ट होता है। इस तरह कोई भी रिएक्शन को आप जैसे इट, देखिए यहाँ सर, इट डीकलराइजेस द KMnO4 सॉल्यूशन। लैब में अब सुनिए, this reaction, लिखना नहीं, this is very important, इसका application. This reaction is used for the detection of, lab में, for the detection of presence of sulfur dioxide. आपसे पूछेगा how sulfur dioxide is detected, वही कि it decolorises, क्योंकि लैब में पता चलना चाहिए कि कलर डिसकलर हो रहा है, गैस उड़ रहा है, तो ये KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज, कलरलेस कर देता है। तो ये कैसे बनाएगी KMnO4 सॉल्यूशन टू Mn+2। अब देखिए आपको एग्जामिनर दे देगा SO2 MnO4 + H+ और कहेगा प्रोडक्ट बनाए।
आपको रफ में क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड लेना है, MnO4 माइनस लेना है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, के हटा दीजिएगा तो माइनस आएगा, अथवा बराबर है। अब यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड देमसेल्फ SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया MnO4 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा Mn+2। अब आइए यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, N फैक्टर आपका 2 है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ +2 है, यहाँ N फैक्टर क्या आपके पास है 5 है। मैं क्यों सिखा रहा हूँ N फैक्टर, शुरू से लेकर 10 और 20 दफा हो चुका है। अब यहाँ पर हिट अंतराल मेथड से नहीं करते, इसकी टोपी उसके साथ, इसको 5 से, इसको 2 से। सल्फर 5 है, सल्फर 5 है, मैग्नीज 2 है, मैग्नीज 2 है, ऑक्सीजन आपका 10 और 8 18, यहाँ 20, 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2 वाटर ऐड कीजिए। जो कुछ स्टूडेंट इसको रट के पढ़ लेते हैं तो कभी याद ही नहीं होगा, क्यों इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट रिएक्शन सब कुछ छोड़ देते हैं, और यही सब आपको एग्जाम में भी पूछेगा। इसलिए आपको एक एक रिएक्शन आपको इंटरेस्ट लेके समझाया जा रहा है कि आप घर पर पढ़ें, रफ पेपर का इस्तेमाल करें कि इट डिकलराइज। अब देखिए जानते हैं आपको MnO4 का पिंक कलर होता है। अब जैसे आपने सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पता करनी है या नहीं, आपको कोई पाउडर दे दे, कोई गैस दे दे, MnO4 के साथ रिएक्शन कीजिए तो ये कलरलेस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलरलेस, वही उसी को कहते हैं डीकलराइज करना, कलरलेस में कन्वर्ट कर देना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ये सल्फर डाइऑक्साइड की 2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, फेरिक को फेरस में और MnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगा। डन सर। डन सर। सब बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट। रिएक्शन विद CN क्या है, SO2 जो है गैस CN2 गैस के साथ रिएक्शंस करेगा, चारकोल एक कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह, और SO2 CN2 की तरह काम करेगा। Due to this reaction, और सुनिए, due to this reaction, sulfur dioxide gas is used as, पूरे पी ब्लॉक में पहली दफा आप नाम सुनेंगे, एंटी कोलोर सब्सटेंस। अब आपको दे दीजिए वही कहेगा पंजेंट स्मेल है, एंटी कोलोर सब्सटेंस है, कहेगा कौन सा गैस है, आइडेंटिफाई करें एंटी कोलोर सब्सटेंस। जब भी आपको रहे आप समझिए सल्फर डाइऑक्साइड है। एंटी कोलोर सब्सटेंस का मतलब हुआ क्लोरीन एब्सॉर्ब कर रहा है, देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बिहारी क्या किया क्लोरीन को एब्सॉर्ब कर दिया, इसलिए इसका नाम क्लोरीन एब्सॉर्बर। समझा? हेलो एवरीवन। एंटी कोलोर सब्सटेंस, एंटी कोलोर सब्सटेंस कौन है, कौन ऐसी गैस जिसके अंदर पंजेंट स्मेल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। SO2। हाँ, पंजेंट स्मेल SO2 और अमोनिया दोनों के साथ है। फिर आगे का लाइन लिखेगा पंजेंट स्मेल एंड यूज एज एंटी कोलोर, हम समझ जाएंगे ये पंजेंट स्मेल वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज को समझनी है आपको। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। आइए नेक्स्ट टॉपिक। डन सर। डन सर। थैंक यू। अब आइए ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच का मतलब ही होता है कलरलेस सब्सटेंस को, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट करना। तो देखिए पूरी इनऑर्गेनिक में ब्लीचिंग एक्शंस के 2 रीजंस हैं।
एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है तो वो ऑक्सीजन को लेगा, एब्जॉर्ब करके कलरलेस में चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक डेली लाइफ में भी हम लोग कहते हैं कि तेज धूप में कलर्ड कपड़े को मत रखो, बिकॉज वो कलरलेस यानी रंग उड़ जाता है। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। आप सैलून में जाते हैं, आप लोग क्यों ब्लीच करवाते हैं? स्मार्ट बनने के लिए, उस कलर्ड को चेहरे से कलर्ड सब्सटेंस को हटाने के लिए। तो ब्लीचिंग एक्शंस के रीजंस दो हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपसे पूछेगा, आपको इस पूरे पी ब्लॉक में 3 ब्लीचिंग एजेंट आए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स रिडक्शन। ब्लीचिंग का काम क्या होता है? कहीं पर वूल है, सिल्क है, कपड़ा है, उस सबको कलरलेस में करना है। फूड आइटम को अगर कलरलेस करना हो, इन सब में हम ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। बोलिए, आया सबको समझ में ब्लीचिंग एक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Sulfur dioxide acts as bleaching agent due to its reduction। और आगे देखिए, due to its reduction, पहली बात। Therefore, ये भी सुनिए, दोनों रीजन। Therefore, its bleaching action is temporary। ये अच्छा नहीं है, क्यों? अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ और से सुनिए। देखिए, क्लोरीन एंड ओजोन, कुछ भी देता, चलो क्लोरीन में तो पढ़ेंगे ही बाद में, 1 मिनट रहिए। Cl2 and O3 are strong bleaching agent। स्ट्रॉन्ग लिखेगा नहीं, ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लोरीन ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, इसमें भी क्लोरीन ये क्या ब्लीचिंग ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, उस इट्स ब्लीचिंग एक्शन जो होती है ना, ये परमानेंट है। एक दफा कलर लेस कर दिया तो दोबारा नहीं होगा। ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट एंड स्टेबल। रीजन बहुत इसमें, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस जब रिडक्शन होगा ना, तो और से सुनिए, जो एटॉमिक हाइड्रोजन दे दे, रिड्यूसिंग एजेंट है। वही हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको ले लेगा तो पेयर्ड हो जाएगा। जब पेयर्ड हो जाएगा तो कलरलेस होता है, तो कलरलेस हो जाएगा। अब ये बिहारी क्या करेगा, आपको मालूम है, अभी मैंने लिखा भी है, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। लिखवाया कि नहीं मैंने? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये अगर मान लिया आपको कलरलेस कर दिया, फिर भी आप एयर के सामने रखे हुए हैं, तो कुछ देर के बाद ये क्या करेगा, एयर से ऑक्सीजन को लेगा और फिर कलर बन जाएगा। इसलिए कहा गया ये टेम्पररी है। क्लोरीन याद रखिए, क्लोरीन और ओजोन ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। उसको आप कलरलेस हो गया, लाख आप ऐसे छोड़ दें, फिर भी वो कलरलेस हो गया तो हो ही गया। इसलिए याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड पंजन एंटीक्लोर सब्सटेंस है, ब्लीचिंग एजेंट है, टेम्पोररी है, इसका ब्लीचिंग अनस्टेबल है। उसी तरह क्लोरीन और ओजोन, ये 3 आपको पूरे पी ब्लॉक में पढ़ना है। ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन और ओजोन ब्लीचिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन की वजह से, और ये है ब्लीचिंग एजेंट रिडक्शन। इसलिए यहाँ पर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर कलरलेस सब्सटेंस में बन जाएगा। Done, sir. Yeah. Sir, 1 minute.
Done, sir. गुड। Yes, sir, done. ये अच्छा, ये लिख लिया था आपने? सॉरी, देख लीजिए। Yes. ये भी लिख लिया था, सारे लोग देख लीजिए। सर Yes, इसकी sir. लास्ट लाइन 1 मिनट सर। Yes, sir, done. अब देखिए, ये बात याद रखना है। यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बस वही है। कैसे? ब्लीचिंग एजेंट फॉर सिल्क used as anti-polar substance, छोटे छोटे सब्सटेंस। अब देखिए, इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिया का मारना और प्रिजर्वेटिव, फूड आइटम जैसे उसको ड्राई फूड वगैरह सबको रखा जाता है, माइक्रो उसके बैक्टीरिया सब का प्रिजर्वेटिव, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव को कम इस्तेमाल होता है, समझा? छोटे छोटे लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड SO2 is used as solvent, dissolve organic and inorganic chemical। ये ना समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें। हेलो, ये तो ब्लीचिंग एजेंट तो भाई है, Yes, sir. एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, तो सॉल्वेंट के काम में होता ही है। और अगर आप लिखना चाहें, यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, सब में भी वही बैक्टीरिया एंटीऑक्सीडेंट होता है बेसिकली, एंड शुगर सब में पेट्रोलियम। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया? बताइए। Yes, sir, done. एवरीवन Yes, डन? sir. ओके। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पता है? सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन आसान थी, दो ही प्रिपरेशन थी, समझा कि नहीं? आपने पढ़ा कलरलेस है, कंजेंटेड है, आपने पढ़ा एसिडिक गैस है, पोलर गैस है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दो पढ़ा आपने, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट किया, उससे सल्फेट में, फिर नंबर 4 को डिकलराइज किया गया। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एंटीक्लोर सब्सटेंस है, क्यों भाई? ये क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ बात आ रही है? ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट का केमिस्ट्री में दो रीजंस होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो बेसिकली टेम्परेरी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आप। इसकी एक ही प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, क्या करते हैं, O2 को O3 में कन्वर्ट करते हैं, गैस को पास करते हैं और
इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका रीजन मैं लिखूंगा। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास कराते हैं O2 को, तभी हम O3 मिलता है। पहले आप लिखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले उसके नीचे पहले लिख लीजिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक discharge means high energy is required for the conversion. आप पहले लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? डन सर। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि O में डबल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेते हैं, उसका काम ही क्या होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी देके O2 के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सुना, जो हम O2 गैस को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं, वो क्या बनता है, जल्दी बताएं? O3 बनता है, ओजोन। समझ बात? हाँ। यस सर। अब आइए और से सुनो। ये जो ओजोन बना, बेसिकली वो ओजोन अकेला नहीं है ये। और से सुनो, ओजोन obtained during the reaction is called ozonized oxygen. ये जो ओजोन बना है ना, बेसिकली ओजोन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 O3, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। ये ओजोनाइड, ये प्योर ओजोन नहीं है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है। फिर हम इसमें जानते हैं आप, वो ये 90%, ये 10%, ओनली 10% ओजोन इज ऑब्टेन्ड, वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। तो बाद में हम अनदर मेथड अप्लाई करते हैं, इसको क्रिस्टल वगैरह हाई प्रेशर अप्लाई करके हम ओजोन निकालते हैं। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ये बात याद रखिए आप अच्छे से। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई? सब लोग को समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। ये सब याद रखें। यहाँ जो ओजोन बना, बेसिकली वो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, 10% ही ऑब्टेन होता है। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अब आइए, तो प्रैक्टिस कीजिए। पहली बात, ये डायमैग्नेटिक है, यानी पहली बात डायमैग्नेटिक गैस है। दूसरी बात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, योर ओजोन इज ए ब्लू गैस। तो वो गैस के फॉर्म में रहेगा तो हल्का ब्लू होगा। है डार्क ब्लू लिक्विड। ओजोन लिक्विड स्टेट में, ये सब पर मैं प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब इंपॉर्टेंट। डार्क ब्लू लिक्विड है एंड, समझा कि नहीं, ब्लैक सॉलिड होता है। क्या होता है? वायलेट ब्लैक सॉलिड। वायलेट ब्लैक सॉलिड। सॉलिड में इसका कलर वायलेट ब्लैक है, ये याद रखिए। 3 कलर हैं इसके पास। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। करें? यस सर। यस सर। ठीक है, very good. It
हैज, इसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनल होती है, समझा? कहता है कि ओजोन क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे भाई ओजोन हार्मलेस है कि नहीं, लो कंसंट्रेशन में ये हार्म, हाँ अगर आप बहुत ज्यादा ले लिया तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बोलिए, अरे बोलिए Yes. ना। Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल concentration is harmless. Small concentration of ozone is harmless. Any problem? No, sir. ज्यादा लेने पर भाई तो हेडेक वगैरह होने लगेगा। चलिए लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी गुड, ऐसे चिल्लाइए आप, इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और आफ्टर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज इट गिव्स या एटॉमिक ऑक्सीजन, और से समझ एटॉमिक ऑक्सीजन देता है। कोई भी रिएक्शंस में देखिए O3 का जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे O2 में कन्वर्ट होता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन देने की वजह से ये आपका क्या हो गया, जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Strong oxidizing agent. एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। No, sir. Done, sir. अब आइए, सबसे पहली बात नेक्स्ट पॉइंट ये है, लिखिएगा नहीं, भूल जाइएगा, ओजोन जो होता है बेसिकली थर्मोडायनेमिकली एक होता है कंपाउंड अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का क्या मतलब है? क्या आपको मालूम है कि O3 डिकम्पोज होगा, जाएगा। अब बताइए गैस के मोल बढ़ रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताइए, गैस के मोल बढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. तो जब एंट्रोपी, आपको मैम कह रहा है ये बिहारी, देख रहा है इसका, 2 से 3 मोल बढ़ा तो डेल्टा एस नेगेटिव, रैंडमनेस, अच्छा सॉरी, रैंडमनेस बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। गैस के मोल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, जल्दी Yes, sir. बताओ सब। Yes, sir. देखते रहिएगा अच्छे से। और डेल्टा गैस के मोल भी बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ज्यादा गैस के मोल बन रहे हैं, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव। और जो ओजोन बना था ना, उल्टा था, कहाँ गया ओजोन, जो बना था वो एंडो था, हीट दिया था, कन्वर्जन किया था, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और से सुनिए, फिर से सुनिए, कहेगा ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, एकदम तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाई? देखिए डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस होता है, आपका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। डेल्टा एच नेगेटिव, इसलिए बताइए डेल्टा जी, डेल्टा एच टी डेल्टा एस होता है, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए डेल्टा एच नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डेल्टा जी एकदम नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, जल्दी Yes, बताइए। sir. Negative आ रहा है. Yes, sir. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए कहा गया थर्मोडायनेमिकली, ये कहीं पर भी रखिएगा ये एकदम अनस्टेबल फॉर्म में रहता है।
O2 में जल्दी से कन्वर्ट होना चाहता है। थर्मोडायनेमिकली एक होता है कि हीट देकर अनस्टेबल करना, वो एक अलग बात है। आपने हीट दिया या कोई लार्जर साइज है, बॉन्ड वीक है, ब्रेक हो गया, यहाँ सब कुछ सही है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। Did you understand? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। पहले इस तरह लिख लें, फिर मैं लिखाता हूँ आपको। Done, sir. Done, sir. अरे अनुष्का, जुबेरिया, सबको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Any problem? No, sir. तो Done, sir. नीचे में हो रहा होता है हमारे सराउंडिंग्स में, मतलब ओजोन तो गैस प्रेजेंट है ना, हाँ हाँ, अपर एटमॉस्फेयर में है ना ओजोन। तो सर इसलिए जो ओजोन डिप्लीशन हो रही है वो उसकी भी वजह आएगी, उसकी वजह बताएंगे आपको। ओके ओके सर। हाँ, वो बताते, वो भी आएगा, वो भी आएगा। इसलिए आपने सब लोगों ने यस सर लिखिए। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। जब ओजोन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है तो अपने में किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। अभी पढ़ा ना आपने, क्योंकि आपको जानबूझ के दे देगा P4O3 वाटर के साथ, वाटर में याद रखिए फास्फोरस वही नाइट्रिक एसिड की तरह फास्फोरस को फास्फोरिक में कन्वर्ट करेगा, O3 देमसेल्फ O2 में कन्वर्ट करेगा। सल्फर को O3 जो ओजोन जो है वाटर के साथ सल्फर है तो सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट करेगा, उससे O2 में कन्वर्ट करेगा। कार्बन को O3 वही नाइट्रिक एसिड की तरह कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, उससे O2 में। आयोडीन को मैंने बताया था एक फॉर्म में वाटर के साथ आएगा और आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये याद हो गया 1 मिनट के अंदर? हो गया ना याद? Yes, sir. यस सर। डन सर। Done, sir. Sir. Done, sir. अब आइए इसी में O3 जो है ना लेड सल्फाइड को, इसमें वाटर की जरूरत नहीं होगी, लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है, उससे लेड सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करता है जल्दी बताइए? लेड सल्फेट। यस।
डन सर। डन सर। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, टॉपिक लगेगा एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, बस खत्म होने वाला ओजोन वाला, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब समझाता हूँ, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन क्वांटिटी। बताइए। यस सर। यस सर, लिख लिया। हाँ, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप लिखिए, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। लिखिए, व्हेन ओजोन reacts with potassium iodide solution, then iodine is liberated, which is, ये लाइन important है, titrated against standard solution. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लैब में आप जानते होंगे, जो आप लैब में देखते होंगे बहुत सारी बॉटल पर मोलारिटी वगैरह लिख रहे थे, उस कंसंट्रेशन इज मोल, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। लिख लिया पहले, मैं समझाता हूँ। यस सर, लिख लिया। देखिए, लैब में आपको एक होता है, एक वर्ड आता है ये है कि सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट whose concentration is known, standard solution। लेकिन आपको ये याद रखना है, हाँ मैं ये बता रहा था और तो लैब में एक चीज होता है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि वो है, उसका बताना कि ये है या नहीं, लैब में पता लगा। ये है क्वांटिटेटिव, कितना। उसका तरीका कहा गया कि आप ओजोन को KI के साथ रिएक्शन कराएं, आयोडीन लिबरेट होगा, और उसका टाइट्रेशन कराएं। टाइट्रेशन में आपने पढ़ा होगा लैब में क्या होता है, N1V1 इज इक्वल टू N2। ये तो हो गया आयोडीन का, ये हो गया NO2, इसकी कंसंट्रेशन वॉल्यूम वगैरह नोन है, इसके भी वॉल्यूम नोन है। तो देखिए I2 की नॉर्मलिटी आ जाएगी इसकी मदद से, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। मतलब आयोडीन का हम NO2 के साथ टाइट्रेशन करते हैं। जब टाइट्रेशन करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका नोन, उसी को कहा गया सोडियम थायोसल्फेट। कहते हमें I2 का नॉर्मलिटी, मोलारिटी वगैरह मालूम है। नॉर्मलिटी हो गया तो इसका n फैक्टर, आयोडाइड का 2 होता है, 1 होता है, तो I2 का n फैक्टर 2, तो मोलारिटी से नॉर्मलिटी से करके होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तो यहाँ से मोलारिटी आ जाएगा। ठीक है, मोलारिटी आ जाएगी तो मोल्स आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया टाइट्रेशन कैसे हुआ, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब मैं जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, लिखिएगा नहीं, आयोडाइड को कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, उससे O2 में कन्वर्ट होगा। आप बताइए यहाँ पर I माइनस है, 2 I माइनस कर दीजिए, 2 निगेटिव है, 2 OH माइनस कर, बेसिक मीडिया। अब लॉजिक लगाई, यही जो I2 आया ना, इसी को कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करा दीजिए,
ये बनेगा NO2S4O6 प्लस 2NaI। तो हमें इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए जब I2 का मोल इसकी मदद से निकल जाएगा टाइट्रेशन से, तो जब I2 का मोल निकल गया तो बताइए जो I2 का मोल होगा वही ओजोन का मोल होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। अगर Yes, I2 sir. टाइट्रेशन से I2 का कैलकुलेशन आया 5 मोल मान लेते हैं, तो ओजोन का भी 5 मोल आएगा। तो यही है, तो पूछेगा हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो आप यही दो लाइन लिखेंगे, या आपको रीजनिंग टाइम में जो आपको क्वेश्चन देगा और आपकी जो प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी देखिएगा उसमें जो पॉइंट आएगा। तो ओजोन का एस्टिमेशन क्वांटिटेटिवली कैसे होता है, तो ओजोन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, देन आयोडीन इज रेगुलेटेड व्हिच इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, ये जो आयोडीन निकला उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे, उस टाइट्रेशन की मदद से हम I2 का मोल्स निकाल लेंगे। I2 का मोल जितना आ जाएगा उतना ओजोन का होगा अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस। चलिए रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग। बताइए सबको समझ में आया हो ना, यहाँ या ना, ये वाला लाइन सबको समझ में आया? एस्टिमेटेड। अच्छा, मैं इसलिए टॉपिक के फॉर्म में लिखा रहा हूँ कि आपकी नजर खड़ी हो। सही, नीचे वाला भी लिखना है? या ओके। डन सर, लिख लिया। आया सब लोग समझ में? यस सर। वेरी। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, बहुत आसान है। सॉरी यूज। अच्छा एक लाइन और स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन आप जानते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन जो होता है ना। यस सर, बेंट। एक मिनट। तो ये रेजोनेंस भी शो करता है, समझ ना आपको? लो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तमाम बॉन्डेड सेम, इससे पूछा जा सकता है। लिखने ये लिखना शुरू करें कि ओजोन और उस ओजोन डन सर। Sir, 1 minute. Done, sir. के
यूज ऑफ ओजोन जो है, सबसे पहली बात बताइए, इसका ब्लीचिंग एक्शन मैं लिखा चुका हूँ, गवाही दें सारे लोग। यस सर। अरे गवाही तो दें, इसका मैंने पढ़ा चुका हूँ ना ब्लीचिंग एजेंट। यस सर, यस सर। यस सर, स्ट्रॉन्ग है और परमानेंट है। देखिए कितनी तेज है ये साइंटिस्ट। तो थैंक यू। तो ये ब्लीचिंग एजेंट है। used as दूसरा इसको मारने। अच्छा एक मिनट इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। जर्मिसाइड and used in the preparation of chemical. एक चीज मेरा मिस हो गया, जल्दी लिखिए सारे लोग, जल्दी से फटाफट। यूज सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं। यस सर, डन। वन, यस सर, डन। अरे अनुष्का आपने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. अच्छा ये जो है ना, ये 2 लाइन लिख के मैं छुट्टी करूंगा। लिखेंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन की डिप्लेशन के बहुत सारे रीजंस हैं। उसके एक रीजंस क्या है, पहले उसको लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। कि जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग फटाफट। नाइट्रिक ऑक्साइड जो इमिट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जानते हैं कहाँ से इमिट होता है? फ्रॉम द exhaust system of supersonic jet aeroplane। जेट एरोप्लेन होता है ना, पीछे साइड से इमिट करता है एनओ। यही जो एनओ है उससे ओजोन, इधर सुनिए, इधर देखिए, एनओ से ओजोन कंबाइन करके NO2 और O2 बना देता है। तो बताइए सारे लोग कहते हैं ओजोन कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। यस सर। यही कंज्यूम होने की वजह से डिप्लेशन होता है। अब और वही है जेट एयर वैसी इसलिए है। ये जो सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन है वो सारे कंट्री के पास नहीं है, कुछ खास कंट्री के पास है। जेट एयरप्लेन कैन बी slowly depleting the concentration of डन सर। डन सर। yes. ओके बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर। सल्फ्यूरिक एसिड होगा और उसके बाद ग्रुप 17